हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नीतीश पे मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिए अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उद्देशिका, यानी कि संविधान की जो उद्देशिका है जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, इनसे संबंधित हम लोग शार्ट नोट डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इससे कम से कम 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 40 क्वेश्चन जो कि उद्देशिका से संबंधित है। तो उद्देशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। उद्देशिका से क्वेश्चन जो है आईएएस पीसीएस में, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाएंगे। इस उद्देशिका की खास बात ये रहेगी, पहले मैं आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जीआईसी एलटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम पीसीएस आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन की तरह जो है पीजीटी और एलटी में पूछे गए हैं और जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछे गए हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल मत करिए। पहले आप जो है इस उद्देशिका को शार्ट नोट्स मेरे साथ डिटेल्स पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है 40 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करेंगे। इससे उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसको जो है जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब पहले हिंदी में हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। प्रीएम्बल्स ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, ये हिंदी की बात हो जाती है। हिंदी में हम लोग कैसे पढ़े हैं, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये होना चाहिए कि प्रीएम्बल्स आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, इसमें जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक मतलब 3 चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई है, जो कि उद्देशिका में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। अब देखिए कैसे इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें पूछेगा आपको न्याय कितने हैं, यानी कि प्रीएम्बल में न्याय की बात कितनी बार की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। यहाँ से क्वेश्चन बना है। इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बना है। इसके बाद स्वतंत्रता की बात करेगा, पूछेगा कि प्रीएम्बल या उद्देशिका प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की बताई गई है, जबकि न्याय 3 प्रकार का बताया गया। तो देखिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई। अब पूछेगा कि समता कितने प्रकार की बताई गई है। तो समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। और एक चीज़ पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पे बंधुता की बात कितनी बार की गई है। तो बंधुता की बात जो की गई है, तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता की बात की गई है, यानी कि 2 बार बंधुता की बात की गई है। कौन कौन सी बंधुता है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। और क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, तो देखिए क्वेश्चन और नेक्स्ट किस तरह बनेगा कि कब लागू किया गया, यानी कि संविधान सभा को ये प्रस्तावना को, प्रीएम्बल्स को कब जो है इसको स्वीकार किया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ये हो गया, ये संविधान सभा में आज हम ये बात हो गई कब स्वीकार किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये तिथि याद रखनी है। साइड में ये भी देख लेना है, मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले थे मैं बता दिया। इससे बाहर अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा प्रीएम्बल से, ठीक है। 100% मैं आपसे कहता हूं कि इससे बाहर जितना मैं बता दिया हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। कोई भी एग्जाम आप दे के आइए, इसके बाद अगर प्रस्तावना का क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो फिर मुझसे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बताया था उससे बाहर क्वेश्चन मिला है, इसी के बाहर ही मिलेगा। एक बात आपको मैंने नहीं बताया, तो ये जो प्रस्तावना है या उद्देश्य क्या है,
उद्देश्य क्या है, इसको जो पेश किसने किया था, ये भी बात आपको याद रखना है, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये उद्देश्य क्या पेश किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद हो गई हैं। अब इंग्लिश में हम लोग शार्ट में वैसे बस पढ़ लेते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत बता दूँ। तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमन resolve the constitute India into the sovereignty, socialist, secular, democratic republic and it secure the all its citizens। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि सोशलिस्ट मतलब समाजवादी की बात कर रहा है। ठीक है, समाजवादी, सेकुलर यानी कि पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य की बात कर रहा है, और सॉवरेंटी का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न। ये बातें याद रखनी है। और देखिए यहाँ पे जस्टिस यानी न्याय की कितनी बातें बताया है, सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय एंड पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय की बात किया है। लिबर्टी यहाँ पे देखिए, वैसे तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल में लिबर्टी शब्द नहीं यूज किया जाता है, यूज किया जाता है कि फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है, बट यहाँ पे स्वतंत्रता, लेकिन लिबर्टी जो है प्राचीन पहले जो है यानी कि आधुनिक से पहले प्राचीन में जो है लिबर्टी शब्द यूज किया जाता था स्वतंत्रता के लिए। तो ये आपको याद रखना है। लिबर्टी कितने प्रकार की है, थॉट यानी कि विचार की, एक्सप्रेशंस मतलब अभिव्यक्ति की, बिलीफ मतलब विश्वास की, फैथ यानी कि विश्वास, धर्म की। ठीक है, और वर्शिप मतलब उपासना की या पूजा की स्वतंत्रता की बात करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वालिटी की बात किया गया है। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू द प्रमोट एमंग द ऑल, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। फ्रैटर्निटी की बात करता है, assuring the dignity of the individual and unity of the integrated of the nation, यानी कि राष्ट्र की जो है इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत जो होता है, ये एकता को बढ़ाने के लिए बात करता है, बंधुता और एकता को बढ़ाने की बात करता है ये। ठीक है, ये तो समानता की बात हो गई थी, इक्वालिटी मतलब समानता, स्टेटस यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। लेकिन फ्रैटर्निटी बात करता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं ये जो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज़ द 26th। तो यहाँ पे ये 26 में जो है डे नवंबर 1949 टू हियर बाय द अडॉप्ट इन एज एंड गिवन टू द आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मत से जो है आत्मार्पित किया गया था। तो ये बातें हो जाती हैं। अब देखते हैं आगे उद्देश्य का महत्व क्या है, यानी कि जो ये उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बनाया गया उद्देश्य क्या, इससे भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर उद्देश्य की बात करें तो अगर संविधान की उद्देश्य क्या आप पढ़ लिए, अगर कोई भी कंट्री इस हमारे इंडिया का संविधान की उद्देश्य क्या पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि भारतीय संविधान किस तरह से बनाया गया है। क्योंकि संविधान में उद्देश्य क्या में पूरी बातें, जैसे हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं तो लेसन पढ़ने से पहले इंडेक्स दिया रहता है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सारांश बोलते हैं ना, तो सारांश पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि इसकी कहानी क्या है। उसी तरह उद्देश्य क्या भी बना दिया गया है कि ये दार्शनिक है, यानी कि दर्शन की बात करता है। उद्देश्य क्या कैसा है, दार्शन फिलासफिकर है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या जो है दर्शन की तरह है, ये हमारी विचारों को बताता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए उद्देश्य के महत्व के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखते हैं। तो देखिए संविधान के प्राधिकार के स्रोत भारत की जनता कारण यह संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान के सभा के सदस्यों ने किया और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया, इसलिए संप्रभुता भारत की जनता में। अब ये भी बताता है कि इसी प्रीलम्बल्स में आप पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है, भारत की जनता में। और इसके राज्य का स्वरूप क्या बताएगा, यानी कि संविधान की बात करता है तो संविधान में जो संप्रभुता है, ठीक, तो ये संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। राज्य का स्वरूप कैसे है, ये संप्रभु है,
ठीक है। इस पे मतलब कोई बंधन नहीं है किसी दूसरे देश का, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य भी है। ठीक है, ये सारे मतलब किसी विशेष धर्म को ना तो बढ़ावा देगा ये, और ये लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, और इसमें एक राष्ट्रपति निर्वाचित होगा जिसे गणराज्य माना जाएगा। और यहाँ पे संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुलभ कराना, ये उद्देश्य हो गया संविधान का। अभी मैंने बताया ना संविधान की उद्देश्य क्या, आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए पूरा, आप जान गए कि संविधान भारत का कैसे बना है। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है उस उद्देश्य क्या का महत्व। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब देखो आपको आर्टिकल जो है 12 से 35 में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, ये सारी बातें की गई हैं। और संविधान सभा लागू कब होने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं। ठीक है, जैसे हम लोग 12 से 35 पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, अगर उसका हनन होता है तो आप जो है न्यायालय का शरण ले सकते हैं, बट उद्देशिका का यानी कि प्रस्तावना, ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना कहिए आप, इसका जो है ये वाद योग्य नहीं है, यानी इस पे विवाद नहीं आप कर सकते। ये किसी के खिलाफ आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। इसको राज्य सरकार चाहे जैसे पेश करे, आपको इससे कोई आपको मतलब नहीं है। बस आप क्या दबाव समूह कुछ होते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकते हैं, बट इसको न्यायालय में लेके नहीं जा सकते हैं। किसका? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना ऐसे हो गया, ऐसे नीति निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक कर्तव्य हो गया। तो इन सबको जो है आप लेके नहीं जा सकते, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मैटर मैंने आपको क्या बताया कि उद्देशिका या प्रस्तावना को न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता, यानी कि इस पे वाद योग्य नहीं है, न्यायालय इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगला देख लेते हैं हम लोग। उद्देशिका से संबंधित कुछ विवाद हुए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाद थे। इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। ये जरूरी नहीं है कि ये उद्देशिका से ही संबंधित है, ये आपके मौलिक अधिकार पूरे संविधान से संबंधित मैटर बन जाता है। तो देखिए, उद्देशिका में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है कहाँ पेश किया गया था? संविधान सभा में। किसने पेश किया था? नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संविधान के अंग, यानी कि संविधान का अंग जो है 1950 के जो गोपालनवाद में हुआ था संविधान का, ये इन्होंने गोपालन केस जो हुआ था 1950 में, इन्होंने कहा कि ये जो मतलब न्यायालय द्वारा भाग नहीं है, इसको मतलब उद्देशिका को बोला उन्होंने कि ये संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत भी नहीं है। तो इन्होंने कहा, ठीक है, तो ये बोले कि न्यायालय इसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। बट बेरूबारी केस मामला आया 1960 में, जिसमें ये बताया गया कि सिद्धांत पर भाग नहीं है। तो बेरूबारी भी ने बताया कि ये संविधान का भाग नहीं है। किसको? उद्देशिका को। और गोपालनवाद में भी बताया गया कि 1950 में जो आया था उसमें भी बताया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बट 1973 में आता है केशवा भारती बनाम केरल राज्य का ये विवाद था, 1973 में आता है। ये संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। पहली बार इसको जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 विवाद में जो है उद्देशिका को माना गया कि ये जो है संविधान का अंग है और इसको स्वीकार किया गया। LIC मामला 1955 में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, इन्होंने भी माना था। ठीक है, इसके बाद उद्देशिका में संशोधन मैंने आपको बताया भी, संशोधन इसमें किया गया है, केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में संशोधन, ये प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम वाद
1973 की बात मैंने बताया आपको। प्रस्तावना में संविधान के भाग मानते हुए कहा गया कि 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि संविधान की उद्देशिका में तो संशोधन कर सकते हैं, या पूरे संविधान में 368 के अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल संविधान है, यानी कि पहले जो बनाया गया था, उसमें आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये केशवानंद भारती का केस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इन्होंने मूल ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया था जो पूछा जाता है। ठीक है, तो मूल ढांचा शब्द का केशवानंद भारती बनाम वाद में 1973 में पूछा जाता है। मैंने बताया कि एक ही संशोधन हुआ प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, जो 3 जनवरी 1977 से संशोधन प्रभावी है। यानी कि जो ये संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ, वो क्या क्या जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो इसमें समाजवाद जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर जोड़ा गया था, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था, जो कि 3 जनवरी 1977 से संशोधन प्रभावी हो गया था। अब प्रस्तावना का महत्व थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद 1960 में बेरुबारी मामला आया। जब संविधान में मूल उपबंध अस्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियमित किए गए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया है। ठीक है, बेरुबारी केस आया 1960 में। इसने माना कि अगर संविधान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, और ये संविधान का भाग भी है। तो सेम वही प्रोसेस जो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आया था मामला, वो भी मैंने आपको बताया था। 1973 में केशवानंद भारती वाद मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये केशवानंद भारती ने बताया कि ये जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल्स है, ये जो है भारतीय संविधान का मार्गदर्शक है। ठीक है, तो ये रहा इम्पोर्टेंट आपके लिए। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं शार्ट में। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया वो एनसीईआरटी से रिलेटेड था। ठीक है, एनसीईआरटी का मैटर मैंने आपको बताया। अब ये मैं आपको घटना चक्र से रिलेटेड कुछ मैटर बता रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम बहुत अच्छे से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी 17 मिनट हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कम से कम 20 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। यानी कि अगर 1.5 घंटे का वीडियो आप कवर करते हैं तो समझ लीजिए कि 100% मान के चलिए आपका प्रस्तावना या उद्देशिका से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कोई भी एग्जाम दे के आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ऐसा मैटर पाया है जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये मैटर मिलने वाला नहीं है। ये लिख लीजिए। ठीक है, ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको खोज के आपको देने का प्रयास किया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और आपको वो चीज़ मिल सके जिसकी आपको ज़रूरत हो। कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के मार्ग में ये एक अहम रोल अदा कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसको मैंने पहले बता दिया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब देखिए, 22 जनवरी 1947 को इसको अंगीकृत कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई थी। पहले उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया इसको, फिर बाद में इसको संशोधन करके उद्देशिका या प्रस्तावना बना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साथ ही भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, मैंने बताया ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है या प्रदान करती है। उद्देशिका संविधान में विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लाद कृष्णामाचारी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा? सर अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा? के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। के.एम. मुंशी के अनुसार जो है उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ऐसा उन्होंने कहा।
प्रस्तावना जो है उद्देशिका जिसको कहते हैं संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया था। ये मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसको स्वीकार किया गया था। इसके पूर्व वेरुवारी में 1960 में जो हुआ था उद्देशिका संविधान का भाग नहीं उन्होंने माना। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केरल 1967 पर उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो गोलकनाथ वाद जो 1967 में हुआ, ठीक है, तो उसमें जी है ये प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। और बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण भी है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अभी मैंने बताया था ना, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। अगर इसको सरकार चाहे लागू करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके खिलाफ आपको इसका उल्लंघन भी कोई करेगा तो आप केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना में विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मैंने 5 प्रकार के बताया था, विचार की, व्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है, यानी कि जो समानता है इसमें 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का आत्मा माना है। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगर पूछता है, क्वेश्चन इस तरह बनता है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वहाँ पे आपको प्रस्तावना लगाना, संविधान की आत्मा। लेकिन अगर इस तरह पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में जो दिया गया है उसको कहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? अगर बोलता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना है, ठीक है। जबकि अगर इस तरह क्वेश्चन बनता है, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है, तो संवैधानिक उपचारों का, जो कि आर्टिकल 32 है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा? राजनीतिक जन्मपत्री कहा। और देख लेते हैं, सुभाष कश्यप ने क्या कहा? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। बहुत ही अच्छा इन्होंने कोटेशन कहा। उन्होंने कहा कि सुभाष कश्यप ने कहा, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। अब देखिए, इतने अच्छे अच्छे कोटेशन हैं, इसको आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सुभाष कश्यप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है या इमारतें कह सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है भीमराव अंबेडकर ने। तो सो डियर, आपके लिए ये सेशन बहुत ही अच्छा था, ठीक है। आप इसको ज़रूर पूरा कमेंट करके पढ़िएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर इस तरह के नए वीडियो चाहते हैं आप। तो ये देखिए, वीडियो टीजीटी, एलटी, आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इन सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपका इसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर यकीन नहीं है आपको, एग्ज़ाम दे के आइएगा, इसके बाद ये सेशन मेरा पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए, इसके बाद बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। देखिए, ये मैटर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मतलब कि कठिनाई से खोज के लाया हूँ, ताकि आपके सामने आपको दूँ और आपको इससे कुछ लाभ हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, तब देखिएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो आप पढ़ लिए, इसके बाद मेरे जो 40 क्वेश्चन आएंगे कल आएंगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हम लोग कल कवर करेंगे। इसके बाद आप उस सेशन से जुड़िएगा और सॉल्व करिएगा। अगर ये पढ़े हैं तो मुझे कन्फर्म है कि आप 35 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। 40 में 35 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।